12वीं शताब्दी का भारत कई शक्तिशाली राजवंशों और क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था, जहां अलग अलग राजपूत राजाओं के बीच सत्ता और प्रभाव के लिए संघर्ष चलता रहता था। इसी समय राजस्थान और उत्तरी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरते हैं पृथ्वीराज चौहान। वे चौहान वंश के राजा थे और उनके पिता सोमेश्वरा अजमेर के शासक थे। लगभग 1177 ईस्वी के आसपास जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई, तब पृथ्वीराज चौहान बहुत कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गए। उस समय उनकी आयु लगभग 11 से 13 वर्ष के बीच मानी जाती है। चूंकि वे अभी युवा थे, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में राज्य के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को संभालने में उनकी माता और दरबार के अनुभवी मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बहुत जल्दी ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल से ये साबित कर दिया कि वे केवल नाम मात्र के राजा नहीं, बल्कि एक सक्षम और साहसी शासक हैं। उनके शासन का मुख्य केंद्र राजस्थान का अजमेर था, जो उस समय व्यापार और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत किया और आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी अत्यंत निपुण थे। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि भी रहते थे, जिनमें प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों का वर्णन प्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासों में किया। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ कई युद्ध लड़े और धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया। उस समय उत्तरी भारत में कई राजपूत वंश शासन कर रहे थे और उनके बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आम बात थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साहस और रणनीतिक क्षमता के कारण जल्दी ही एक शक्तिशाली राजपूत शासक के रूप में पहचान बना ली। उनके शासनकाल में अजमेर और दिल्ली क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत बन गए और चौहान वंश का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी अवधि में उन्होंने दिल्ली पर भी नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उनका राज्य उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैल गया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का शासन केवल एक युवा राजा की कहानी नहीं था, बल्कि वो उस समय के जटिल राजनीतिक वातावरण में उभरती हुई एक शक्तिशाली राजपूत शक्ति का प्रतीक बन गया। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का दूसरा चरण उनके साम्राज्य के विस्तार और सैन्य शक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने केवल अपने राज्य की रक्षा ही नहीं की, बल्कि कई अभियानों के माध्यम से अपनी सीमाओं को भी बढ़ाया। इतिहास के अनुसार उन्होंने राजस्थान और हरियाणा के कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और धीरे धीरे दिल्ली को भी अपने शासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया। उस समय दिल्ली रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर था, क्योंकि ये उत्तरी भारत के व्यापार मार्गों और सैन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किलों और सैन्य ठिकानों को भी विकसित किया। उनके शासनकाल में सेना का संगठन काफी मजबूत था, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और युद्ध हाथियों की बड़ी संख्या शामिल थी। इसी समय उनके जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा भी सामने आती है, जिसमें उनका संबंध कन्नौज के राजा जयचंद्र और उनकी पुत्री संयुक्ता से जोड़ा जाता है। हालांकि इस घटना के कई विवरण साहित्यिक स्रोतों में मिलते हैं और इतिहासकार इनके कुछ हिस्सों पर अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन ये कथा भारतीय लोक परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार संयोगिता स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें कन्नौज से लेकर विवाह किया था। इस घटना ने उस समय के कई राजपूत राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य की सैन्य शक्ति और प्रभाव को बनाए रखा। उनके शासनकाल में चौहान वंश उत्तरी भारत के सबसे प्रभावशाली राजपूत राजवंशों में से एक बन गया। उनकी सैन्य क्षमता और नेतृत्व ने उन्हें उस समय के प्रमुख राजपूत शासकों में शामिल कर दिया। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उत्तरी भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तब शुरू हुआ जब मध्य एशिया से आने वाली मुस्लिम सेनाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने लगीं। इन्हीं में से एक प्रमुख शासक था मुहम्मद गौरी, जिसने भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से कई सैन्य अभियान चलाए। उस समय उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजपूत शासकों में सबसे प्रमुख नाम पृथ्वीराज चौहान का था। जब मुहम्मद गौरी की सेना भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ी, तब पृथ्वीराज चौहान ने इस खतरे का सामना करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। दोनों सेनाओं के बीच 1191 ईस्वी में हरियाणा के तराइन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है।
इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना में कई राजपूत शासकों और उनके सैनिकों का समर्थन भी शामिल था। युद्ध के दौरान राजपूत सेना ने पारंपरिक युद्ध रणनीतियों का उपयोग करते हुए घुड़सवारों और हाथियों के साथ जोरदार आक्रमण किया। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अत्यंत साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। मोहम्मद गौरी की सेना इस संघर्ष में भारी दबाव में आ गई और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी स्वयं घायल हो गया था और किसी तरह युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। इस विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और उन्हें उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाने लगा। लेकिन इस विजय के बावजूद स्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने हार के बाद भी भारत में अपने अभियान को रोकने का निर्णय नहीं लिया। वो अगले वर्ष एक और बड़ी और संगठित सेना के साथ वापस लौटा। इस बीच पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य के प्रशासन और अन्य राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहे। इतिहासकारों का मानना है कि इस समय अगर विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच अधिक मजबूत एकता होती तो आगे की घटनाएं शायद अलग हो सकती थीं। लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण कई राजपूत राज्यों के बीच पूर्ण सहयोग नहीं बन पाया। इस प्रकार तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान की एक महत्वपूर्ण विजय थी, लेकिन यह संघर्ष का अंतिम चरण नहीं बल्कि एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ की शुरुआत साबित हुआ। 1191 की हार के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में अपनी पराजय को अंतिम परिणाम नहीं माना। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अगले वर्ष एक नई रणनीति के साथ वापस लौटने की तैयारी शुरू की। 1192 ईस्वी में वो एक विशाल और अधिक संगठित सेना के साथ फिर से भारत पहुंचा और उसका लक्ष्य था पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को समाप्त करना। इस बार दोनों सेनाओं के बीच फिर से हरियाणा के उसी क्षेत्र में युद्ध हुआ जिसे इतिहास में सेकेंड बैटल ऑफ टराइन के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पहले की तुलना में अलग सैन्य रणनीति अपनाई। उसकी सेना में तेज गति से हमला करने वाले घुड़सवार तीरंदाज बड़ी संख्या में शामिल थे। युद्ध के दौरान इन सैनिकों ने बार बार तेज हमले करके राजपूत सेना को थकाने की रणनीति अपनाई। लंबे संघर्ष के बाद अंततः युद्ध की दिशा बदलने लगी और पृथ्वीराज चौहान की सेना कमजोर पड़ने लगी। इस युद्ध में राजपूतों को भारी नुकसान हुआ और अंततः पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उनके शासन का अंत हो गया। इतिहासकारों के अनुसार इस पराजय के बाद दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गोरी का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद उत्तरी भारत में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय शुरू हुआ। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्ध कौशल की चर्चा लंबे समय तक होती रही। उनके जीवन और युद्धों के बारे में कई ऐतिहासिक ग्रंथों और लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है, जिनमें उनके साहस, नेतृत्व और राजपूत परंपरा के सम्मान की भावना को विशेष रूप से दर्शाया गया है। आज भी भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया। उनके शासनकाल और युद्धों ने न केवल उस समय की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय इतिहास और लोक परंपरा में भी एक स्थायी स्थान बना लिया।